हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपने अगर इन चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा सा आसान से शब्दों में इनको समझाने की कोशिश करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2022 जून के लिए और आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगा ऐसा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस को मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्म लेके चले हुए और हर दिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड करवाते रहूँगा, जिससे आपकी एक तरह की रिवीजन होती रहेगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ताकि आपको आसान से शब्दों में ही समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल पर, ठीक है, जो आपका जो कई बार जो पार्टीज़ चेंज करते हैं, ठीक है, लीडर्स, ठीक है, तो भारत में दल बदल पर जो अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है, ठीक है, किसके पास होता है? ठीक है, तो ये है सदन के अध्यक्ष को, मीन्स जो आपका जो लोकसभा का स्पीकर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे सत्रों की अध्यक्षता करना, मतलब जो भी सेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी मीटिंग्स होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कामकाज, जो भी सदन के जो कामकाज होंगे उनका संचालन भी कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो कि आपके मनी बिल को लेकर है, ठीक है, कि कोई बिल मनी बिल है या कोई साधारण बिल है, ये तय कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन जो सीधे तौर पर पूछा जाता है कि धन बिल के ऊपर जो निर्णय कौन करता है कि ये बिल धन बिल है या कोई साधारण बिल है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है धन बिल के बारे में, वो ये है कि धन बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। और दूसरी बात ये है कि इसको जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, और एक और बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा में सिर्फ ये 14 दिन के लिए जाता है। ठीक है, और अगर राज्यसभा जो है धन बिल को अगर पास कर दे, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं भी करती, मान लीजिए कोई आपत्ति भी जताते हैं, तो ये उसी फॉर्म में पास माना जाता है जिस फॉर्म में कहीं ना कहीं लोकसभा ने जो है उसको पास किया हुआ। ठीक है, तो आप यूँ समझे कि यहाँ पे जो राज्यसभा है, ठीक है, धन बिल को लेकर उनके पास सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की पावर है। ठीक है, अदरवाइज़ वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। कोई हाँ अपने सजेशंस दे सकता है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर कोई बाध्य नहीं कि लोकसभा उन चीज़ों को माने। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और अगला ये है कि जो सदन की बैठकें होती है, ठीक है, उनका जो एक एजेंडा होता है, ठीक है, बैठकों का एजेंडा क्या होगा, ठीक है, वो सारा कौन डिसाइड करता है? आपका लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। और कुछ चीज़ें और कि विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं, जैसे सेंसर मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है या स्थगन प्रस्ताव होता है, ठीक है, ये सब लाने की अनुमति कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के जो भी कार्य रहते हैं, जो भी इसके फंक्शंस रहते हैं, कई बार उन चीज़ों को भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन से कार्य जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है या कौन कौन से कार्य लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमें एग्ज़ाम के नज़रिए से लगा कि ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड की श्रेणी में हमने इसको भी रखा है कि अनुपातिक समानता। ठीक है, जो अनुपातिक समानता है इसका सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो आप यूँ कहे कि जो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है, ठीक है, अनुपातिक जो आपकी समानता का सिद्धांत वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है, इसका देखिए, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अनुपातिक स्वसमानता का मतलब होता है कि व्यक्ति का जिस अनुपात में, ठीक है, जिस अनुपात में व्यक्ति का जो राज्य या समाज में जो योगदान हो, उसको उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। साधारण तौर पर आप ये समझिए कि जितना सा किसी व्यक्ति का योगदान है ना, उसका जो है उसी योगदान के अनुसार जो है उसका जो पुरस्कार तय किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जैसे समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान अधिकार देने की भी यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, अरस्तु के अनुपातिक समानता के सिद्धांत में। ठीक है, समाज में सेवाओं व पदों का जो वितरण है व्यक्ति द्वारा समाज में किए योगदान हो, ठीक है, या जो भी इस तरह उसका योगदान जो भी रहता है, ठीक है, उसके अनुपात में उसको वो पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है अरस्तु की समानता के अनुपातिक सिद्धांत में। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। और महत्वपूर्ण बात बस यही है इसमें कि
किसी व्यक्ति के साथ जस्टिस कैसे किया जाए, ठीक है, उसको न्याय जो उसी फॉर्म में मिलना चाहिए जितना सा उसका योगदान हो, ठीक है। तो ये अनुपातिक जो समानता है वो अरस्तू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोधिन के बारे में, ठीक है। बोधा इनको कई बार बोधिन भी इनको प्रोनाउंस किया जाता है, समटाइम इनको बोधा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सोवरेनिटी से रिलेटेड है, संप्रभुता से रिलेटेड है ये। तो बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत का सही वर्णन, ठीक है, आप यूँ कहिए कि बोधा ने जी किस तरह की संप्रभुता की बात की, ठीक है। तो वो पूर्ण संप्रभुता की बात की, ठीक है। इसमें इनका एक कोटेशन भी है जो वो कहते हैं कि ये नागरिकों मतलब क्या संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता क्या है, ये नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसा सर्वोच्च शक्ति का सूचक है जो कानून के बंधन से नहीं बंधी होती है, ठीक है। मतलब जो आपकी सिवरेनिटी है, जो आपकी प्रभुसत्ता है, वो लॉ से भी ऊपर है, ठीक है। उस पर किसी भी प्रकार के कानून का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, यहाँ पे इनका ये कहना है। इस प्रकार ये पूर्ण प्रभुसत्ता स्थापित करता है, ठीक है। तो इनका जो पूर्ण प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कहीं ना कहीं इस पे जो है किसी भी प्रकार के कानून का कोई भी मतलब बंधन नहीं है, ठीक है। ये कानून से भी ऊपर इन्होंने इसको बताया है, संपूर्ण प्रभुसत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अन्य सभी प्रकार के अधिकार मूलतः निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, बाकी मतलब जैसे जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, ठीक है, या हम राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कोटेशन कहती है कि वो जितने भी अधिकार है वो कहाँ से निकलते हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों से निकलते हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स से निकलते हैं। इस तरह से ऑप्शन में आपको आ सकते हैं, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अपने ये समझना है कि हमारे जो भी अन्य अधिकार हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकले, प्राकृतिक अधिकारों से निकलते हैं, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक जो है उदारवाद के पिता भी माने जाते हैं, और इन्होंने एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था राज्य की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। और जॉन लॉक पहले से व्यक्तिवादी भी हैं, ठीक है, एक उदारवादी भी हैं, जिन्होंने पहली बार जो नेचुरल राइट्स की बात की, जिसमें मनुष्य के 3 इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। जॉन लॉक का कहना था कि राज्य जैसी संस्थाओं के इमरजेंस से पहले, मतलब जब राज्य नहीं भी बना था उससे पहले भी मनुष्य के पास जो है 3 तरह का ये अधिकार जो है मौजूद थे, ठीक है, जो प्राकृतिक तौर पर मनुष्य को मिले हैं, ठीक है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। और इवन सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उनका यही कहना था कि मनुष्य ने राज्य को खुद बनाया, क्यों बनाया है, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। एक समझौता करके इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए मनुष्य ने पहले राज्य बनाया, फिर उसके बाद राज्य के अंदर एक सरकार बनाई, ठीक है। तो ये जॉन लॉक का कहना था। और देखिए, इसके विपरीत हम अगर लीगल राइट्स की बात करें, ठीक है, तो विधिक प्रणाली द्वारा किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं ये, ठीक है। मतलब जो लीगल राइट्स, जो कानूनी अधिकार है वो कैसे दिए जाते हैं, वो विधिक प्रणाली, मतलब आपके जो एक ऐसा लीगल सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा ये राइट्स जो है, ये कानूनी अधिकार जो किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, वो विधिक कानून है। और इनकी बात जो है बेंथम ने की है, ये मानवीय नियमों द्वारा परिवर्तित, निरस्त, निरुद्ध किए जा सकते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि ये मनुष्यों ने बनाए, ये लीगल जो कानूनी अधिकार है, ठीक है, किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। तो अगर मनुष्य नियम बनाए या कोई और चीज़ें, तो इन कानूनों को जो है बदला भी जा सकता है, परिवर्तित भी किया जा सकता है, या ख़त्म भी किया जा सकता है, या इनको टोटली सस्पेंड भी किया जा सकता है इन कानूनों को, ठीक है। क्योंकि ये किसने बनाए, कहीं ना कहीं राज्य ने बनाए लीगल राइट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम जॉन लॉक के इन जो नेचुरल राइट्स हैं इनकी बात करें, तो ये सरकार के नियमों या रिवाजों पर निर्भर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरकार तो बाद में बनी, ठीक है। और सार्वभौमिक होते हैं, ये इनको सार्वभौमिक माना, ठीक है, यूनिवर्सल माना, जो कि पहले से ही कहीं ना कहीं प्रकृति के तौर पर हमें मिले हुए, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों के तौर पर हमें ये ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनको जो है हटाया नहीं जा सकता, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना तो किन्हीं नियमों के द्वारा, ना तो किन्हीं रिवाजों के ऊपर ये निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक सा डिफरेंस इसमें, और आपने बस यही याद रखना है कि जो अन्य सभी प्रकार के अधिकार हैं, चाहे आप लीगल राइट्स की बात करो, पॉलिटिकल राइट्स की बात करो, सिविल राइट्स की बात करो, वो सारे कहाँ से निकलते हैं, प्राकृतिक अधिकारों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लगी थी मुझे जो एग्ज़ाम में कई बार, देखिए बुक्स बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, मैच करने के लिए बुक्स पूछी जाती है, या तो उनका एक सीक्वेंस वाइज उनको मतलब मैच करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ईयर पूछा होता है, या तो कई बार उनके थिंकर्स पूछे होते हैं। तो मेल करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ली, जैसे मान लीजिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बुक किसकी, नेल्सन मंडेला की, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे।
तो ये बुक उन्होंने लिखी है 1995 में, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आपको पता है कि 27 साल तक ये जेल में रहे थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। और फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, ये आंग सान सू की बुक है, ठीक है, ये 1990 में इन्होंने निकाली थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और ऑन लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो लिबर्टी के ऊपर आधारित है, ठीक है, JS मिल की बुक है, 1859 में लिखी गई है। तो ये बुक भी मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। ये फ्रीडम फ्रॉम फियर ये पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, मतलब कहने का मतलब यही है, ठीक है। और ऑन लिबर्टी JS मिल ने 1859 में लिखी है, ये इनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक है जो लिबर्टी के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बुक, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसाया बर्लिन। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये किसी न किसी तरीके से इसाया बर्लिन से कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ज़रूर पूछा जाता है, इसाया बर्लिन की 1958 की बुक है। और इसाया बर्लिन की कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे 4 एसे ऑन लिबर्टी, ये भी इन्होंने लिखी है। और कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये 1939 में, तो ये भी इसाया बर्लिन की ही बुक है। तो ये सारी बुक्स जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस तरह से इनको नोट कर लेना और बार बार रिवाइज़ करते रहिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगी। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी कई जगह ऐसा रेफरेंस देखने को मिलता है हमें कि जहाँ पे ये सारी बुक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हमने कुछ कोटेशंस ली है और सामने उनके थिंकर्स, जिन जिन थिंकर्स ने वो कोटेशन दी है, ठीक है, क्योंकि देखिए कोटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोटेशन को याद करने के लिए ऐसा कोई आपके पास निमोनिक भी नहीं कि आपको याद रह पाए कि हाँ जी किसने कहा है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम मैच करने के लिए। जैसे न्याय को लेकर जब एक डिबेट चली हुई थी, ठीक है, न्याय को लेकर जब एक डायलॉग चला हुआ था प्लेटो के जो जस्टिस में, ठीक है, तो तो उसमें क्या, जो थ्रेसीमेकर्स थे, ठीक है, इन्होंने कहा था कि न्याय क्या है, न्याय जो है बलशाली का हित है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ही न्याय है, या आप यही समझ लीजिए कि न्याय जो बलशाली का हित है। तो थ्रेसीमेकर्स ने उस चीज़ को जो है न्याय कहा था कि जो बलशाली है उसका जो हित है, उस हित को पूरा करो, तो वो अपने आप में न्याय है, ठीक है। और इसके अलावा प्लेटो क्या बात करते हैं कि न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्याय वही चीज़ है जो, अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई अगर दर्जी का काम करता है और अगर वो उसी काम को कर रहा है तो वो अपने आप में न्याय है, ठीक है। लेकिन अगर दर्जी जो कहीं मिस्त्री का काम करने जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है वो, क्योंकि उसका नेचर है सिर्फ कपड़े सिलना है, वो घर वगैरह नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर वो अपने विपरीत काम कर रहा है तो वो न्याय नहीं होगा। तो प्लेटो का यहाँ पे एक साधारण सा एक कॉन्सेप्ट था, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कार्यात्मक विशेषीकरण, जिसमें वो यही कहना चाहते थे कि इंसान को जो सोसाइटी में जो है कहीं ना कहीं फंक्शनली जो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, कि जो जिस काम में लगा हुआ उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई अगर एक दर्जी का काम करता तो उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए, वही अपने आप में न्याय है। और यहाँ पे देखिए खैर ये तो हो गया एक छोटी सी यूनिट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो तीन उन्होंने सोसाइटी की जो 3 क्लासेस बताई थी, ठीक है, एक आपकी रूलर, दूसरा आपकी सोल्जर और तीसरी आपकी एपेटाइट क्लास, ठीक है। तो जब उन तीनों क्लासेस के द्वारा कहीं ना कहीं अपने अपने स्फेयर्स में जो काम किया जाएगा ना, तो अपने आप जस्टिस की जो चौथा जो गुण है, ठीक है, जस्टिस, उनकी जस्टिस में, ठीक है, तो जो चौथा जो गुण है वो न्याय का, वो जो अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जब सभी लोग अपने अपने कार्यों को करेंगे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, ठीक है, तो अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो ये प्लेटो का मानना था। और न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, ये किसने कहा था, डिगवी, ठीक है। तो इस तरह की कोटेशन भी कई बार पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये याद ही रखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। और न्याय निष्पक्षता है, मीन्स किसी के मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए न्याय में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन किसने दी है, रॉल्स ने, ठीक है, जॉन रॉल्स की बुक है थियरी ऑफ जस्टिस, 1971 की बुक है। और रॉल्स ने ये कोटेशन दी है न्याय को लेकर कि न्याय कैसा है, न्याय निष्पक्ष है, या न्याय जो निष्पक्षता ही न्याय है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कोटेशंस, ये भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने चाहा कि इस क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कई बार हमने ऐसा देखा कि इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन कई बार जो है आया है, ठीक है। तो अटलांटिक चार्टर, जिसमें रूजवेल्ट जो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, इन्होंने जो है देखिए अटलांटिक चार्टर में जो 4 तरह की स्वतंत्रता की बात की। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, या तो ये ऐसा हैगा कि अटलांटिक चार्टर, ठीक है,
इस पे जो है किसने स्वतंत्रता की बात की थी, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, वो थे रूजवेल्ट। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी बात, किसमें किन किन स्वतंत्रताओं की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी उपासना की स्वतंत्रता, तीसरी भय से स्वतंत्रता और चौथी अभाव की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, अभिव्यक्ति, उपासना, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। तो इन चार तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है अटलांटिक चार्टर में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग से रिलेटेड भी मुझे लगा कि इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और आया भी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, नीति आयोग के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मतलब नीति आयोग क्या है, योजना आयोग के स्थान पर एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना की गई है नीति आयोग की। ठीक है, कैसे की गई थी, एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव। ठीक है, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव के जरिए ही कहीं ना कहीं योजना आयोग को बदल कर जो एक नीति आयोग जो बनाया गया था। ठीक है, या आप ये समझे कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस वैसे ही हैं जैसे योजना आयोग के फंक्शन थे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट डेट पूछी जाती है कि नीति आयोग की स्थापना कभी, तो 1 जनवरी 2015। और ये कैसी एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, एक एडवाइजरी है, एक यूँ कहें कि एक मतलब गाइडेंस देती है, सजेशंस देती है। ठीक है, सलाह देती है, ऐसी संस्था है। ठीक है, सरकार को परामर्श उपलब्ध कराती है। देखिए वही बात आ गई कि इसका काम क्या है, सरकार को कहीं ना कहीं परामर्श उपलब्ध करवाना। ठीक है, और एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देती है। अब थिंक टैंक क्या होता है, ठीक है, थिंक टैंक आप यूँ समझिए कि ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, जो जो क्या काम करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को गाइड करते हैं, सलाह करते रहते हैं, जो भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ होंगे। ठीक है, उन इश्यूज़ को लेकर जो है थिंक टैंक जो है सरकार को जो समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एडवाइसेस देते रहते हैं, तो वो काम होता है थिंक टैंक का। और नीति आयोग भी क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ठीक है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बेंथम। बेंथम के अधिकारों से रिलेटेड। ठीक है, कि बेंथम ने मतलब अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, तो देखिए बेंथम जो एक यूटिलिटेरियन थिंकर, एक उपयोगितावादी थिंकर है, जिनका ये माना था कि सोसाइटी में कोई भी संस्था है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है आपका, या आप कोई भी लॉ बनाइए, वो तभी उपयोगी हो सकता है अगर उसका जो कहीं ना कहीं जो उसका जो एक अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो वहाँ के नागरिक है, ठीक है, उनकी हैप्पीनेस को बढ़ाना। अगर वो उनकी हैप्पीनेस को बढ़ा रहा है तब तो वो यूज़फुल है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने जो अधिकार हैं, ठीक है, अधिकारों का इन्होंने कानूनी सिद्धांत दिया है, जिनका ये मानना था कि अधिकार जो है नेचुरल राइट्स नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक अधिकार है, एक्चुअली इन्होंने तो प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना भी की है। ठीक है, लॉक की आलोचना करते हैं, ये उनके प्राकृतिक अधिकारों को ये बकवास कहते हैं। ठीक है, बेंथम कई बार ऐसी कोटेशन भी पूछी जाती है कि लॉक के नेचुरल राइट्स को जो है किसने बकवासों से बढ़कर बकवास कहा है, तो वो बेंथम ने कहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें बात करते हैं कि इन्होंने अधिकारों को क्या माना है, कानूनी अधिकार के फॉर्म में माना। मतलब जब राज्य बना, ठीक है, राज्य के द्वारा प्रदान किए गए कानूनी तौर पर जो आपको अधिकार है वही अधिकार है। ठीक है, क्योंकि अधिकारों के पीछे एक लीगल प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, या यूँ समझिए कि एक लीगल अथॉरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो अधिकार माने जाएंगे। अदरवाइज़ आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपके जो नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी ने दिए थोड़ी तो आपको। ठीक है, लेकिन बेंथम का यही मानना है कि अधिकार वही जो शायद प्रदान किए जाते हैं, और किसके द्वारा, राज्य के द्वारा या कानूनी आधार पर जो है इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब कानून संप्रभु का आदेश है, ये भी इन्होंने देखिए, संप्रभु जो राज्य में होगा, ठीक है, उसका जो आदेश होगा वही कानून है। इन्होंने वही, और देखिए आदेश भी कैसा होना चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की हैप्पीनेस को बढ़ाता हो। ठीक है, राज्य विधि निर्माता निकाय है। देखिए, तो ये वही बात आ गई कि इन्होंने विधि का जो निर्माता है, ठीक है, क्योंकि कानून किसने बनाया, वो राज्य ने बनाया, तो राज्य को इन्होंने अंतिम जो है विधि का निर्माता बताया। और दूसरी बात ये क्या करते हैं कि कानून की आज्ञा के पालन में ही उनका और सबका कल्याण निहित है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें स्वतंत्रता मिले, ठीक है, तो हमें कानून की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब जो भी हमें संप्रभु आदेश देता है, एक तो संप्रभु का आदेश ही हमारे लिए कानून है, ऊपर से जो भी वो कानून होगा उसकी आज्ञा का पालन भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं तो ही उसमें हमारा कल्याण और सबका कल्याण कहीं ना कहीं निहित माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा बेंथम कहते हैं। और दूसरी बात है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, वही बात कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, आप ऐसी पॉलिसीज़ लाइए, आप ऐसा कानून बनाइए जिससे कहीं ना कहीं अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशियाँ मिले, अधिकतम सुख मिले। ठीक है, तो ये बात बेंथम करते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हु इज़ रिलेटेड विद दिस थिंग, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट है
हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, या आप यूँ समझिए कि कार्ल मार्क्स का जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये चीज़, ठीक है। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कई बार ये पूछा जा सकता कि क्या था वो, मींस जो कार्ल मार्क्स ने इतिहास का जो एक आर्थिक आधार पर जो कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन की है, व्याख्या की है, वो क्या थी, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा ये कि देखिए इसका संबंध एक तो उत्पादन की रीति से, ठीक है, आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन से उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। दूसरी दूसरी बात क्या है कि जैसे ये कहता है कि जैसे जैसे उत्पादन की शैली, मतलब आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपका सिस्टम, आप यूँ समझ लीजिए कि आपके उत्पादन की जो प्रणाली है, ठीक है, शैली, जो तरीका है, अगर जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता है उसी के अनुरूप समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स ने जो है मैटर को जो है इंपॉर्टेंट माना, एजेंस ऑफ यूनिवर्स माना है, अब यूनिवर्स का सार माना है मैटर को, मतलब उनका ये मानना था कि जैसे मैटर में चेंज आएगा तो आपका जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसके विपरीत अगर हम हेगल की बात करें तो हेगल जो आइडिया को जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सार मानते थे कि जैसे जैसे आइडिया चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो चेतना या आपका जो सोच है, जैसे जैसे वो चेंज होती है वैसे वैसे आपका समाज भी बदलता रहता है, या समाज में भी परिस्थितियाँ बदलती रहती है। लेकिन ये यहाँ पे मानते हैं कि समाज की परिस्थितियाँ बदलने से आपकी मानसिक दशा का पता चलता है, ठीक है। तो दूसरी बात इसमें क्या देखने को मिलती है कि सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। सोसाइटी के दो कंपोनेंट माने जाते हैं, एक बेस, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। बेस में देखिए क्या होता है, बेस है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी उत्पादन की प्रणाली है वो आपके समाज का बेस है, आधार है, ठीक है, जिसपे आपका समाज टिका हुआ है, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में आपके कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, राज्य आ जाता है, ठीक है, और जो भी मतलब आपका कल्चर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है सुपर स्ट्रक्चर या बाहरी, आप यूँ कहिए कि बाहरी एक एंटिटी है उनकी, आउटर एंटिटी है उन चीज़ों की। लेकिन जो आपका समाज का जो बेस है ना, आधार है, वो है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें देखते हैं कि आप जो उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, उस उत्पादन को करने का तरीका क्या है, दूसरी बात कि वो उत्पादन जो है किस तरह की सोसाइटी में हो रहा है, या आप यूँ समझिए कि वो एक जो सोशल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो कैसा है, किस तरह के सोशल इन्वायरमेंट में आप वो उत्पादन कर रहे हो, क्या वो राजतंत्र है, या आप यूँ कि क्या वो सामंतवादी व्यवस्था है, क्या वो समाजवादी व्यवस्था है, ठीक है, क्या वो फ्यूडल सिस्टम, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, सामंतवादी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है कहीं ना कहीं देखिए इसके दो कंपोनेंट माने जाते हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखिए आपका जो शक्ति उत्पादन की शक्ति, ठीक है, उसमें भी दो इसके अलग से कंपोनेंट है, जिसमें पहला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और सेकंड है लेबर पावर। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वही चीज़ कि ये देखा जाएगा कि आपके जो उत्पादन के साधन हैं वो क्या है, आपके यंत्र कैसे हैं, उपकरण क्या हैं, ठीक है। और लेबर पावर में ये देखा जाता है कि आपकी जो लेबर है वो कितनी कुशल है, वो कितनी सक्षम है, ठीक है, कितनी स्किल्ड है, ये चीज़ देखी जाती है। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में वही चीज़ देखी जाएगी कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है या ये जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसका रिलेशन यहाँ पे किससे है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे वर्ग हैं, मान लीजिए कोई आप यूँ समझिए कि कोई अमीर है, गरीब है, ठीक है, जिस तरह की यहाँ पे वो बनी होगी एक जो सोसाइटी बनी होगी, ठीक है, उस सोसाइटी के साथ जो है इसका कैसा रिलेशन है। अगर तो उसमें जो है हाई जो उच्च वर्ग है, अगर उन्हीं के हाथ में इसका सारा कंट्रोल, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे दो क्लासेस और इमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। एक हैव्स जिनके पास है वो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक हैव्स नॉट जिसके पास नहीं है। इस तरह से इन दोनों में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हिस्ट्री में जो है इन्हीं दो के बीच जो एक संघर्ष चलता आ रहा है, और वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब जब ऑलरेडी मान लीजिए कोई व्यवस्था जब उखड़ कर एक नई व्यवस्था आती है, तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो नई वाली व्यवस्था आती है वो हमेशा पुरानी से बेहतर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन दी है इकोनॉमिक, हाँ यस, इकोनॉमिक। बाकी आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हमने लगभग 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपको कैसे लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।